लिखिए क्वेश्चन नंबर 11 2019 मेंस GS1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए। मेनी वॉइसेस स्ट्रेंथेंड, कई आवाजें मजबूत हुई। मेनी वॉइसेस स्ट्रेंथेंड, कई आवाजें मजबूत हुई इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन में। इन नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन में ड्यूरिंग गांधीयन फेज, गांधी के समय में। ड्यूरिंग गांधीयन फेज, गांधी के समय में। गांधी के समय में। इलेबोरेट, समझाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जब गांधी थे, गांधी तो 1915 से थे, से लेकर डेथ तक 47-48, तो इस समय में राष्ट्रवादी ताकत बहुत बड़ी, नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा, और कई आवाजें उठी। आवाजें उठी का मतलब है कि गांधी के अलावा और कौन कौन से लोग थे जिन्होंने गांधी जी से इंस्पिरेशन लेकर वो बहुत आगे बढ़ गए। तो n नंबर्स ऑफ पीपल। सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी से प्रभावित थे, जवाहरलाल नेहरू भी, वल्लभ भाई पटेल भी, जो कलाम भी थे वो भी थे, सब कुछ थे। अब फेसेस की बात करनी है। गांधी के 3 चरण होते हैं, ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। वैसे भी प्राथमिक चरण में वो यहां थे नहीं, वो तो बाहर थे, ठीक। तो जब वो यहां पर आए तो उन्होंने जो आंदोलन किए, उन आंदोलन की जानकारी, उस आंदोलन में क्या कोई महान व्यक्ति भी जुड़ा था उसकी जानकारी, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो लिख लीजिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको। पहले 1917 से 1917 से 1947 लिख लो, ये फेस है गांधी जी का। 15 नहीं बोल सकते ना, 15 में तो शुरू भी नहीं हुए थे। असल में शुरू कहां से हुए? चंपारण। 17, तो 1917 से 47 तक फर्स्ट मतलब चरण चला, गांधीयन फेस, ठीक है। गांधी जी को इतना क्यों माना जाता था? क्योंकि गांधी जी वॉज द फेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का एक चेहरा थे। मतलब जब कांग्रेस अंग्रेजों से बात करती थी तो एक तरीके से बात करने कौन जाता था? गांधी। तो गांधी फ्रंट फेस होते थे, फ्रंट फेस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का मुख्य चेहरा। इन टॉकिंग ब्रिटिश, अंग्रेजों से बात करने में। इन टॉकिंग ब्रिटिश, अंग्रेजों से बात करने में। किस टाइप के बात करते होंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, संवैधानिक सुधार वाली बातें। अरे यार, इसीलिए तो मेन फोकस था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो दूसरी वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी जी को पकड़ के क्यों लाए थे? क्योंकि अगर वो नहीं आते तो कांग्रेस नहीं आती, इसीलिए उनकी शर्तें मानी गई थी कुछ, राइट। तो वो वाली बातें आ गई हैं। नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉपरेशन तो लिखना ही लिखना है। असहयोग और अहिंसा, ये 2 शब्द को इंक्लूड कीजिएगा। असहयोग और अहिंसा, अगर बात नहीं मानते अंग्रेज तो ये 2 हथियार थे, नॉन वायलेंट एंड नॉन कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब 1917 से 22 का फेस लिखना पड़ेगा एक, क्योंकि गांधी जी शुरू हो रहे हैं और पहली बार क्या होंगे? बंद भी होंगे। तो 1917 से 22 का समय बताइए, ठीक है। और ये बताइए कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग गांधी जी से इस समय में जुड़े थे। तो कितने लोग गांधी जी से इस समय में जुड़े थे? लिस्ट बनाओ उनकी पूरी। पहला नाम लिखिए, महादेव देसाई। महादेव देसाई, वल्लभ भाई, JB कृपलानी, आई थिंक बोस भी इसी समय के थे। सुभाष चंद्र बोस यंग थे ना उस वक्त, काफी यंग थे, इसलिए उस वक्त ही जुड़ गए थे गांधी जी से। अब्दुल कलाम आजाद, नेहरू, कोई महिला भी थी उस वक्त, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, ये सब के सब कब मिले थे गांधी जी से? 17 से 22 के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हमें दूसरी ताकतें भी बतानी, केवल गांधी जी नहीं। अभी तक तो हमने क्या बता दिया? ये सब महान लोग इनसे जुड़ गए। अब इन महान लोगों ने फिर किया क्या, किस तरीके से देश के आंदोलन को और आगे उठाया?
तो 1922 में क्या हो गया था, चौरी चौरा की घटना हुई थी जिसकी वजह से आंदोलन पीछे ले लिया था। उसके पहले ये सारे लोग सपोर्ट में थे, उसके बाद में क्या हर कोई सपोर्ट में रहेगा गांधी जी का? नहीं। जैसे कुछ नाराज भी हुए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस नाराज हुए थे। उसके अलावा कुछ दो टुकड़े भी बनने वाले थे, एक नई पार्टी बनने वाली थी जैसे स्वराज पार्टी, है ना। तो ये सब क्यों बनने लगे? क्यों? इनको गांधी जी का सपोर्ट मिला, उससे ये मोटिवेट हुए। मोटिवेट होने के बाद में इन्होंने सोचा कि हम भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। गांधी जी की ज़रूरत तो है ही, ऐसा नहीं लिखना कि ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत तो तब भी रही। और नाराज़ होकर एकदम चले नहीं गए। जैसे सुभाष चंद्र बोस पहली बार नाराज़ हुए थे, चले गए क्या? वो बाद में जाएंगे, अचानक नहीं जाएंगे। तो क्या बताना आपको? विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन पीछे ले लेना। विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन पीछे ले लेना। इससे क्या होगा? बाकी नेता क्या होंगे? नाराज होंगे। डीमोरलाइजेशन ऑफ लीडर्स, कुछ नेता नाराज। डीमोरलाइजेशन ऑफ सम लीडर्स, कुछ नेता नाराज। ठीक है, कुछ नेता क्या करेंगे? नाराज वाराज तो नहीं होंगे, लेकिन काम करने का तरीका बदल देंगे। प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, युगांतकारी और यथास्थितिवादी। तो ये बने प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, युगांतकारी और यथास्थितिवादी। युगांतकारी में कौन था? चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में कौन थे? दो वही होंगे जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई होगी, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इनका काम करने का तरीका क्या हो गया? ये चेंज चाहते थे, बदलाव चाहते थे। और नो चेंजर्स क्या थे? वही पुराने वाले लोग घिसे पिटे। वो क्या चाहते थे कि जो व्यवस्था चल रही है वैसे की वैसी चलती रहे, हमें ग्रास रूट पे काम करना चाहिए चुपचाप। प्रो चेंजर्स यानी युगांतकारी कहते थे नहीं, हमें अब सामने फेस टू फेस बात करनी चाहिए, क्योंकि हम कब तक चुपचाप रहेंगे और शांति से अंडरग्राउंड में काम करते रहेंगे। तो ये प्रो और नो चेंजर्स, इन दोनों के बीच का फर्क था। ठीक है, तो ओके फाइन। इन्होंने बोल दिया था कि जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था? बदलाव लाने का। बदलाव कैसे लाएं? तो उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों की जो काउंसिल होती है, यानी जो विधान परिषदें होती हैं, उसमें एंट्री करो और एंट्री करके चेंजेस लाने की कोशिश करो। कैसे चेंजेस कैसे लाएंगे? चिल्लाओ वहाँ पे बैठे बैठे कि ये जो हो रहा है गलत है, ये नियम पारित हो रहे हैं गलत है, अपोज करो हर चीज़ का। ये काम स्वराज पार्टी का था, इसलिए वो पार्टी बनाई गई थी। इसीलिए उनको युगांतकारी या प्रो चेंजर्स कहते थे। बाकी सभी लोगों का ध्यान रहेगा, वो सब क्या थे? नो चेंजर्स। उन लोगों का क्या काम था? ज़्यादा परेशान नहीं करना है अंग्रेज़ों को, जैसा भी हम वो जो आंदोलन वगैरह करते हैं वही करते रहेंगे। प्रो चेंजर्स यानी सरकार में घुसकर उनको बदलने की कोशिश करो। नो चेंजर्स मतलब सरकार में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन कर सकते हैं, पहले वाली स्थिति बना के रख सकते हैं, तो उससे भी कुछ बदलाव आ जाएगा। ये दो सेक्शन थे। उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने। असहयोग के बाद में क्या हो गया था? सविज्ञा। तो सविज्ञा आंदोलन की डिटेल्स वो तो आप बता ही देंगे। सविज्ञा के बाद में कुछ गांधी जी से अलग अलग होके किसी ने समिति भी बनाई थी, जैसे एक ने बनाई थी अनुशीलन समिति। ठीक है, अनुशीलन समिति वगैरह का एग्जाम्पल लिखिएगा, ये सब पढ़ना है, लिख लो एक नाम अनुशीलन समिति। इसके बारे में क्वेश्चन बन जाए तो ताकि लिखना आ जाए आपको। ठीक है, अनुशीलन समिति में सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, ये याद रखना, अनुशीलन समिति सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, एक युगांतर करके भी थी, युगांतर कहते थे उसको, युगांतर समिति। सेनगुप्त करके एक व्यक्ति थे, वो इससे एसोसिएटेड थे। ओवरऑल क्वेश्चन को ओवर करते वक्त आपको ये बताना है कि ठीक है, ये तो थे गांधी जी से प्रभावित और जुड़े हुए लोग जिनकी आवाज क्या हुई? ताकतवर हुई। लेकिन केवल ये लोग नहीं थे, छात्र, महिलाएं, किसान, व्यापारी, ये सब भी क्या हुए? नेशनल मूवमेंट में भाग लेने लगे और इनका भी कुछ कुछ क्षेत्रों में नाम आगे आया। हमें क्या पता कितने ऐसे नाम होंगे, कितने व्यापारियों के जिसका उनके मार्केट में नाम चलता होगा कि ये आज़ादी के आंदोलन में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं और पैसा का योगदान करते हैं। तो केवल क्या ये लीडर ही थे जिनकी वजह से आज़ादी हुई? नहीं,
आम व्यक्ति भी थे। उनमें ये 4 मैंने आपको बता दिए। ठीक है, छात्र बता दो, महिलाएं बताओ, पीजेंट्स यानी कि किसान बताओ, और व्यापारी बताओ। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, पुरुष तो है ही, खैर पुरुष में तो ऐसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, ये याद रखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 15 नंबर के और 250 शब्द हैं इसमें, 250 वर्ड्स और 15 नंबर हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आप लिखोगे 11 से। 12th नंबर का क्वेश्चन, ड्यू टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के कारण, देयर वॉज कॉम्प्लिकेशन इन ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति के हस्तांतरण में समस्या आई थी। देयर वॉज कॉम्प्लिकेशन इन ट्रांसफर ऑफ पावर, शक्ति के हस्तांतरण में समस्या आई थी ड्यूरिंग 1940s, 1940 के दशक में। ड्यूरिंग 1940s, 1940 के दशक में। क्या पहली बार में अंग्रेजों ने आजादी दे दी? नहीं। शक्ति का हस्तांतरण का मतलब होता है पावर का आना, और यहां पर पावर आने वाली थी अंग्रेजों से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास में। तो इस काम में अंग्रेजों ने कितनी रोक टोक करी, कितनी समस्याएं बनाई, उसका इतिहास लिखो, और वो भी 1940 का। 1940s बोला है का मतलब आप 5 साल आगे और पीछे की बात कर सकते हो। तो आप सबसे पहले बात करोगे, सबसे पहले भारतीयों को शक्ति कब मिली सरकारी? 1935 के जीओआई एक्ट में। इलेक्शन हो गए 37 में, और 37 में आपकी सरकार बन गई, 11 प्रांतों में से 9 जगह। अब जब वो बनी, 2 साल बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कौन था प्रधानमंत्री? वायसरॉय कौन था? लिनलिथ गो। लिनलिथ गो जो था, उसने अपनी मर्जी से क्या आदेश दिए कि भारत की सेना जो रहेगी विश्व युद्ध में लड़ेगी। इस बात से क्या समझ में आ गया कांग्रेस को कि हमारे पास में ताकत नहीं है। खैर, कांग्रेस को ये पहले से पता था। कांग्रेस ने बस ये जताने के लिए और साबित करने के लिए चुनाव लड़े थे कि देखो तुम कितने गलत हो। 3 ताकतें तो वायसरॉय ने अपने हाथ में ही रख रखी थी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और वॉर, युद्ध। और जब युद्ध की स्थिति बनी तो कांग्रेस से पूछा नहीं गया, देश के लोगों से पूछा नहीं गया, सारे सैनिक भेज दिए। इसके लिए हो गए वो रिजाइन। रिजाइन से क्या हुआ, उनके पास में पहली बार एक अपॉर्चुनिटी मिली, उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया थोड़ा सा कि सरकार चलती कैसी है। बस कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। उसके बाद में आपको मेजर डिस्कशन में ये रखना होगा कि अंग्रेजों ने शक्ति के हस्तांतरण में क्या क्या दिक्कतें पैदा की। सबसे पहले तो 1940 में अंग्रेजों ने बोला था कि अगर आप भारतीय सैनिक हमको दे देते हो, भारतीय सेना या भारत हमारा समर्थन करती है तो हम सोचेंगे। ओके, अब आपके आएंगे अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, उनकी जानकारी देना पड़ेगी। क्या सभी को माना जाएगा? एक को भी नहीं माना जाएगा। और उसके बदले क्या शुरू हो जाएगा? भारत छोड़ो अभियान, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कहानी आगे बढ़ेगी। इस कहानी को और खराब करने के लिए अंग्रेज और क्या मिर्च मसाला डालेंगे? 1940 में एक नए देश की मांग होगी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जब डिमांड शुरू होगी तो अंग्रेज उसका फायदा कैसे उठाएंगे? वो पैम्पर करेंगे मुस्लिम्स को। किस बात को लेकर? कि जो युद्धक दल होता है, असल मार्शल रेस जो होती है वो पठान होते हैं, और उनको हम क्या करेंगे? युद्ध में इंक्लूड करेंगे और उन्हीं की बातें मानेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? हिंदू मुस्लिम अलग किए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अलग होंगे तो क्या शक्ति का हस्तांतरण आसान होगा? नहीं। तो ये वाला एंगल बताना पड़ेगा आपको कि इस वजह से क्या हुआ, आसान काम नहीं रहा। देन अगस्त ऑफर की जानकारी, क्रिप्स मिशन उसकी जानकारी, एंड फोरमोस्ट एक शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें शायद सी राजगोपालचारी ने एक फॉर्मूला भी दिया था। ठीक है, चक्रवर्ती, वो क्या फॉर्मूला था उसमें? बहुत बेसिक सा था, पहले आज़ादी ले लो फिर डिवीजन कर लेंगे। लेकिन ना तो मुस्लिम लीग और ना ही कांग्रेस ये बात मानी। तो ये सब चालें थी किसकी? ये सब झगड़े की जड़ थे कौन? ये सब अंग्रेज थे, ये सब वही करवा रहे थे। इसीलिए 1940 या 42 के आसपास हमको आज़ादी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन शक्ति का हस्तांतरण खिंचते 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 लंबा चला गया। और फाइनली हस्तांतरण तो तब हुआ जब वो नेवल म्यूटिनी हो गई। ठीक है, नेवी में
विद्रोह हुआ था, नौसेना विद्रोह हुआ था। उसके बाद तो सब कुछ क्लियर हो गया था। फिर एक डेट वगैरह कुछ डिसाइड की थी, जैसे 30 जून 1948 तब आज़ादी देंगे, वो पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। लेकिन 3 जून 1947 को जो आखिरी वाइसरॉय था या आखिरी गवर्नर जनरल अंग्रेज जो था, क्या नाम था उसका, माउंटबेटन, उसने 3 जून को क्या बोल दिया था कि अब तो जाना पड़ेगा, और फिर उसने नई डेट बता दी थी 15 अगस्त। ठीक, तो इस हिसाब से अंग्रेजों ने शक्ति के हस्तांतरण को क्या किया, डिले किया, लेट करते चले गए। क्या करते करते, लालच देते देते, क्योंकि उन्होंने क्रिप्स वगैरह में अगस्त ऑफर में ये सब हमको भेजा, तो ये बोलने की कोशिश करी थी कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। गांधी जी या शायद नेहरू ने बोला था, आई थिंक गांधी या नेहरू ने बोला था कि एक बैंक का वो चेक है जो बाउंस होने वाला है। किसने बोला था? नेहरू ने बोला था, आई डोंट नो, मेरे को शायद ध्यान नहीं आ रहा हो। नेहरू ही बोल पाएगा, नेहरू ही बोलेगा, गांधी भी हो सकते हैं, कोई और था मुझे नहीं मालूम, बट बोला तो था। या फिर एक जीओआई एक्ट में बोला था ना 1935 में, वो नेहरू ने बोला था कि ये एक ऐसी कार है जिसमें टायर नहीं और इंजन नहीं है, ये नेहरू ने कहा था। हाँ, केपी शाह, हाँ केटी शाह ने, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आई थिंक गांधी, हाँ हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का आधार, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व का आधार इज लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति ने बनाया है। वर्ल्ड हिस्ट्री में वो दो बड़े बड़े महान लेक्चर, ठीक है, 8, 10, 12 घंटे के, वो इसलिए आए क्योंकि यहाँ 15 नंबर मिल जाते हैं। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है, आधुनिक विश्व का जो आधार है, बेस है, आज जो हमको दुनिया दिखती है जैसी है, उसका आधार फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति से बना है। कहानी पता है सबको? सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई? अमेरिकन क्रांति हुई, तो उसका बेस क्या था? अंग्रेजों को भगाना है। अमेरिकी क्रांति में मदद किसने कर दी थी? फ्रेंच ने, जिससे फ्रेंच का पैसा कम हो गया था। तो अमेरिका तो आज़ाद हो गया, उसकी वजह से आज़ादी, डेमोक्रेसी, ये वो नाटक शुरू हो गए दुनिया में। गरीब कौन हो गया? फ्रांस। तो क्रांति अगली कहाँ आ गई? कुछ साल बाद फ्रांस में आ गई। उसमें बाद में फिर वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, नाम है ना सब याद, ठीक है, किंग लुइस, ठीक है, उसकी वाइफ वगैरह, उन सबको फिर पकड़ के दौड़ा के मारा, पीटा, और फिर फ्रांस से राजा शासन खत्म कर दिया। फिर नेपोलियन आ गया था। नेपोलियन एक नहीं है, 16 हैं बहुत सारे हैं नेपोलियन इतिहास में, अलग अलग बहुत सारे। तो नेपोलियन भी आ गया, और इस तरीके से फिर वो 3 शब्द आए, इगैलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, भाईचारा, समता और स्वतंत्रता, बंधुत्व या भाईचारा जो भी, ठीक है, स्वतंत्रता। ये फिर हमने कहाँ पे डाले इसको? प्रस्तावना में, ठीक है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें डाल दिए। तो मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पूरा ही लेक्चर ही हमने ले रखा है इसका। तो हर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं उसके हमने लेक्चर ले ही रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस? जल दबाव क्या होता है? व्हाट इज प्लांट वाटर स्ट्रेस? प्लांट वाटर स्ट्रेस क्या होता है? व्हाट इज प्लांट वाटर स्ट्रेस? डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया? क्या ये भारत में अलग अलग है? डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया? क्या ये भारत में अलग अलग है? आ गया ना प्लांट वाटर स्ट्रेस क्या आता है? प्लांट वाटर स्ट्रेस क्या होता है? एक टाइप का क्या क्रिएट करता है? एग्रीकल्चर ड्रॉट। लेकिन क्या जरूरी ऐसा हो? नहीं। और दूसरा सेक्शन में क्या पूछा है आपसे कि भारत में कहाँ कहाँ हो सकता है? तो सूखे सूखे राज्य लिख लो, सारे लिखे ना हमने। मध्य प्रदेश आ गया, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, हरियाणा है, ओके, ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार का भी साउथ बिहार बोल दो आप,
दक्षिण बिहार में आ सकता है। तो ये बस ये एरिया है, और हर एरिया में स्ट्रेस का बता दीजिए। पहले प्लांट वाटर स्ट्रेस क्या होता है, जल दबाव, या वृक्ष और जल में जो दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है उसको डिफाइन करो। डिफाइन करने के बाद उससे हो क्या सकता है उसको बताओ, होने के बाद में और क्या क्या हो सकता है इसके कारण बताओ, यानी ये पूरा चार्ट बताओ। ये चार्ट बनाना नहीं है, इस चार्ट को एक्सप्लेन करना है। ऐसा होगा, फिर इससे ऐसा होगा, फिर ऐसा हो जाएगा, करते 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 नीचे तक। क्लियर? तो यही आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद ये रखना, एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स होता है, नीति आयोग ने बनाया है। ठीक है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, समेकित जल प्रबंधन सूचकांक, ये 2018 में बनाया था नीति आयोग ने। और उसके बाद से क्या करता है, वो हर साल लेवल देखता है कि सबसे अच्छा जल प्रबंधन करने वाला वो कौन सा प्रदेश है। तो इस साल मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ओके, सबसे बेस्ट काम किया है, राजस्थान से भी अच्छा और गुजरात से भी अच्छा, जबकि पहले पहले राजस्थान गुजरात बहुत आगे चल रहे थे। इस बार हम फर्स्ट आ गए, क्योंकि अभी मैंने आज सुबह सुबह एमपी करंट अफेयर पढ़ाया था, उसमें मैंने यही बताया दिया था। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 15, हाउ कैन माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड? पर्वतों का की प्रकृति कैसे सुधारी जा सकती है? हाउ कैन माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड? पर्वतों की प्रकृति कैसे सुधारी जा सकती है? व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म? पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म? पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? बेसिक। ठीक है, कि पर्वत जरूरी क्यों होते हैं, पहले तो यही पूछा है आपसे, तो क्यों जरूरी होते हैं? वहां देवता रहते हैं। हाँ लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? माउंटेन्स आर द होम ऑफ गॉड्स। आपको सारे मंदिर ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? पहाड़ों पे मिलेंगे। वहां ना जाता है वहां पर कि भगवान रहते हैं, नदियां निकलती हैं उनसे। ठीक है, वो आपको बारिश लेकर आते हैं पहाड़। ठीक है, उनसे नदियां निकलती हैं, वो बर्फ जमाव करते हैं, वो ग्लेशियलाइजेशन कर सकते हैं। प्रकृति का एक अहम हिस्सा होता है पर्वत। तो पर्वतों की तारीफ है। ठीक है, जय महाकाल कर देना। और उसके बाद में फिर क्या बताओगे आप? पर्वतों में खामियां क्या आ रही हैं, पर्वतों में समस्याएं क्या आ रही हैं? सॉइल इरोजन, एफॉरेस्टेशन, जंगल काटना, ये सारी चीजें। पहले पहाड़ क्या होता है उसकी डेफिनेशन, पहाड़ के फायदे क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन, पहाड़ का नुकसान क्या होता है उसकी डेफिनेशन, क्या नुकसान हो रहा है उसकी डेफिनेशन, और फाइनली जो आखिरी पार्ट रहेगा, टूरिज्म की वजह से क्या नुकसान होता है उसकी भी डेफिनेशन। पर्यटन की वजह से होता क्या है? कचरा भी इकट्ठा होगा, जो वहाँ के वन्य जीव हैं, होटल्स बनते हैं, शिकार होने का खतरा होता है, 10 चीज़ें होती हैं, नदियाँ गंदी हो जाती हैं, सड़क बना देते हो तो भूस्खलन की सिचुएशन बढ़ जाती है। लास्ट में क्या पूछा गया है आपसे? सॉल्यूशन दे दो। जब भी कोई प्रॉब्लम पूछी जाती है तो उसमें यही पूछा जाता है कि सॉल्यूशन क्या है। भारत में पर्वतों की हालत बड़ी खराब हो रही है, समस्याएं बताइए। असल में समस्या नहीं पूछा है, सुझाव पूछा है, और सुझाव नहीं दिया तो आधे के आधे नंबर मिलेंगे। जहां प्रॉब्लम लिखा आ जाए मतलब सबसे पहले सोचना सॉल्यूशन चाहिए, और जहां सॉल्यूशन लिखा है वहां सबसे पहले सोचना प्रॉब्लम पहले लिखना है। पहले ही प्रॉब्लम लिखोगे फिर ही सॉल्यूशन बताओगे। पैटर्न वही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन होना मस्ट है। तो आई थिंक इसमें कुछ ऐसा है नहीं कुछ ज़्यादा बताने लायक। ये तो आप ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए करंट अफेयर्स पे आ जाइए। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न 16। अफोर्डेबल अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एक सस्ती आवाजाही व्यवस्था या परिवहन व्यवस्था। अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एक सस्ती शहरी परिवहन व्यवस्था इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की कुंजी है। इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की कुंजी है इन इंडिया, भारत में। हाउ, कैसे?
क्वेश्चन में पूछा है शहरों में मेट्रो चलती हैं, ऑटो चलते हैं, ओला कैब चलता है, अलग अलग चीज़ें, ऑटो चलते हैं, बसेस चलती हैं, बड़ी सी सड़क के बीच में भी बसेस चलती हैं। तो इससे शहर में या देश में आर्थिक व्यवस्था कैसे बढ़ जाती है? तो मुझे शायद इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला एक क्वेश्चन है, इसमें कोई नोट्स लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो लोग खुद कमाएंगे जो ये काम कर रहे हैं। ऑटो वाले कमा लेते हैं, बस वाले कमा लेते हैं, कुछ सरकारी होती हैं गाड़ियाँ, कुछ प्राइवेट होती हैं, वो कमा लेते हैं। इनकी स्पीड जब ज़्यादा होती है और इनकी तादाद जब ज़्यादा होती है तो ये तेज़ी से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे कि मेट्रो, जो भीड़ को क्रॉस करते हुए आपको आगे ले जाती है। इससे क्या होता है, देश की आर्थिक गतिविधि तेज़ होती है, व्यक्ति समय पे काम पे पहुंचता है, समय पर घर पहुंच जाता है, तो उसकी जो जीवन शैली है वो स्टेबलाइज रहती है, स्थिर रहती है। इसके आसपास बातें करनी है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताना है, भारत का बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ाना है? आपको इस तरीके से बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा के, बस यही रहेगा इसके अंदर। जैसे शहरों की बात हो रही है तो शहरों का डेटा डाल दिया आपने। भारत की जीडीपी का 60% कहाँ से आता है, या 60 या 70% कहाँ से आता है? शहरों से आता है। तो जाहिर सी बात है, ये जीडीपी को और बढ़ाना हो तो ट्रांसपोर्टेशन लोगों के आने जाने को बढ़ा दो, तो जीडीपी भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये सब रीजंस रहेंगे इसके, ठीक है। अगला लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ओशियन करंट्स एंड वाटर मासेस। महासागरीय धारा और जल इकाई नहीं, जल भार। महासागरीय धारा और जल भार के बीच फर्क समझाइए। डिफरेंस बिटवीन ओशियन करंट्स एंड वाटर मासेस। महासागरीय धारा और जल भार का फर्क समझाइए। एंड हाउ दे इफेक्ट मरीन लाइफ। और ये जल जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और ये जल जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। दो चीज़ें पूछिए। ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स के बारे में आप बताएंगे, दो टाइप के होते हैं, कोल्ड और हॉट। कोल्ड जो रहते हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल से आते हैं, किस तरफ, इक्वेटर की तरफ। हॉट जो होते हैं वो इक्वेटर से कहाँ जाते हैं, नॉर्थ और साउथ की तरफ। नाम पता होना चाहिए कौन कौन से अलग अलग करंट हैं, दो तो याद ही होंगे, एग्विलहास और बेंगुएला, जो कहाँ पे जाके मिलते हैं, केप ऑफ गुड होप, केप टाउन पे, वहाँ पे मिल जाते हैं। तो उससे क्या होती है, अपसर्ज होता है, अपवेलिंग होता है, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये सब क्या होती है, ओशियनिक करंट्स। गर्म होंगी तो ठंडी की तरफ भागेंगी, ठंडी होंगी तो गर्म की तरफ भागेंगी। ओके, ये कभी गोल गोल नहीं भागती हैं, यह ध्यान रखना। अब गोल कौन भागेगा या गोल कौन घूमेगा, वो होंगे वाटर मासेस। और वाटर मासेस का फंडा ये होता है, जल भार का मतलब क्या है, एक जगह जल इकट्ठा है, उसको वाटर मास बोल दिया। सबसे बड़ा वाटर मास जो है वो अटलांटिक महासागर में है, ऊपर वाले नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गायर्स बनते हैं बड़े बड़े। गायर्स की जो दिशा होती है घूमने की, वो साइक्लोन के विपरीत होती है। साइक्लोन कैसे घूमता है, एंटी क्लॉक। लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो बड़े बड़े वाटर मास होंगे वो क्लॉकवाइज घूमेंगे। पानी है तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, उत्तर में। हवा है तो उत्तर में घड़ी के उल्टी दिशा में घूमेगी। ओके, ये भी एक अपोजिट ध्यान रखना, बस याद रखना उल्टा। जैसे ही डेंसिटी पानी से वाटर की तरफ जा रही है, रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अगेन कारण वगैरह भी वही बताओगे आप, आपका क्या कारण बनाओगे, कोरियोलिस वगैरह को ही रीजन दोगे। तो ओशियनिक करंट्स आर बेसिकली वेव्स, लहरें होती हैं समुद्र की, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और जब भी वो जाती हैं तो अगर गर्म है तो गर्म हवा को भी लेके जाएगी। तो इसमें पूछा है कि ये मरीन लाइफ को कैसे इफेक्ट करती हैं ये दोनों चीज़ें। तो मरीन लाइफ को ऐसे इफेक्ट करती हैं कि जो
अलग अलग जीव जो समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ ठंडे जल वाले होते हैं, कुछ गर्म जल वाले होते हैं। तो गर्म जल वालों को लगातार गर्म जल मिलता चला जाता है उत्तर की तरफ भी, राइट। जैसे ये पूरी पृथ्वी है और यहाँ पर अफ्रीका है, तो एक यहाँ पे आती है गर्म जलधारा और एक अंटार्कटिका से जाती है ठंडी जलधारा। ये कोल्ड है, ये वार्म है। वार्म इसलिए क्योंकि इक्वेटर से निकली है, कोल्ड इसलिए है ये वाली क्योंकि अंटार्कटिका से निकली है। तो ये क्या हो रही है, इस तरफ जब मूव हो रही है ये लहरें, तो ये गर्म है, तो यहाँ का पानी भी क्या होता है, हवा भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ का मौसम भी थोड़ा सा सुहाना टाइप का रहता है, ना कि ठंडा रहता है। आपको इस रीजन में थोड़ी ना ठंड मिलेगी, भले ये कितना भी किसके पास हो, साउथ पोल के पास हो, यहाँ पे भी मौसम थोड़ा सा गर्म ही रहता है और बारिश वगैरह भी आ जाती है। लेकिन इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पर गर्म क्षेत्र होते हुए भी उतना मौसम गर्म नहीं रहता होगा। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर गर्म जल में रहने वाले मछलियाँ मिलेंगी और इस एरिया में थोड़ा ठंडा। रिलेटिवली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ ये इक्वेटर के पास आती जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये तो पानी है जो मूव हो रहा है उस ठंडे और गर्म होने की वजह से, ठीक है। तो बस ये रीज़न होते हैं। फिर जब अपन ने उसका लिखा वाटर के बारे में, तो ये जल का एक हिस्सा है अटलांटिक में, नॉर्थ अटलांटिक में, और ये जल का हिस्सा क्या होता है, ऐसे थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है, लेकिन कौन से वाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो धाराएं और जो हिस्सा है जल का, ये दोनों एक दूसरे से अलग ही होते हैं। इसमें आपको मिलेगा कि कुछ ठंडी जल धाराएं इधर निकल जाएंगी, कुछ गर्म जल धाराएं ऊपर निकल जाएंगी। तो एक सर्कुलर मोशन बन गया। बस ये सर्कुलर मोशन को आप क्या कह दोगे, गायर्स, ठीक है। इस गायर के बीच में जो पानी होगा उस पानी को बोलोगे वाटर मास, ठीक। और ये वाटर मास क्या होगा, थोड़ा थोड़ा घूमता जाएगा। चक्रवात नहीं है ये कि तेजी से घूम रहा है, पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो घूमता रहता है, क्योंकि आसपास की लहरें चलती रहती हैं, ठीक है। जल का घनत्व, वाटर डेंसिटी, किस बात के लिए, सॉल्ट में, सॉल्ट में तो वो तो इसलिए रहता है कम घनत्व क्योंकि यहाँ जो बर्फ है वो साफ पानी की है। साफ पानी जो पिघलता है वो खारे पानी से मिक्स होता है, तो सॉल्ट की डेंसिटी कम हो जाती है, ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, सॉल्ट डेंसिटी ज़्यादा इसलिए भी रहती है क्योंकि हाँ राइट, इवोपरेशन भी रहता है। 10 एलिमेंट है, एक हमने बोल दिया यहाँ की मौजूदा जो बर्फ है वो पीने लायक है, वो पिघल रही है, तो पिघलते पिघलते खारे पानी में क्या मिक्स हो रहा है, अच्छा पानी, तो डेंसिटी कम हो गई। बट एक प्रॉब्लम और है, उस डेंसिटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इस जगह इवोपरेशन कम होता है, भाप कम बनती है। तो जब भाप कम बनती है तो यहाँ पर खारा पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब अपन इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, भाप तेज़ी से बनती है और पानी भी तेज़ी से गिरता है। तो इस सिचुएशन में आपको खारापन यहाँ पे कम मिलेगा। कुल मिला के इस क्षेत्र में खारापन कम है क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, इस क्षेत्र में खारापन ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। क्योंकि इस क्षेत्र में आपको हमेशा कौन सा प्रेशर दिखेगा, हाई प्रेशर, और इस क्षेत्र में आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर बारिश लाता है, बारिश आती है यानी साफ़ पानी का गिरना, साफ़ पानी का गिरना यानी कि पानी में नमक का कम हो जाना, यानी कि घनत्व नमक का पानी में कम हो जाना। अब ऐसा तो नहीं यहाँ का पानी परमानेंटली यहीं रहेगा, ये भी कहीं ना कहीं गर्म होगा और कहाँ जाएगा, पोल्स की तरफ जाएगा, और यहाँ का ठंडा पानी भी किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। तो इंटरमिक्सिंग कहाँ पे होती है, ना तो यहाँ होती है ठीक से, ना यहाँ होती है ठीक से। इंटरमिक्सिंग कहाँ हो जाती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में, ओके, उप उपोष्ण क्षेत्र में होती है। सो ठीक है, कोई ऐसा एक फैक्ट को फिक्स नहीं बोलना है कि नहीं यहाँ पे इवापोरेशन कम है और प्रेसिपिटेशन कम है तो यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है।
इसी वजह से ही सॉल्ट ज़्यादा नहीं है, वो सॉल्ट का बैलेंस फिर भी कम होने की कोशिश कौन करेगा? बर्फ़ का पिघलना। लेकिन शायद बर्फ़ उतनी तेज़ी से वहाँ पे नहीं पिघलती है, इसलिए सॉल्ट डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए 18। डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया? क्या छोटे छोटे भारतों का एक सांस्कृतिक गुट बना हुआ है? डू वी हैव कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया? क्या छोटे छोटे भारतों का एक गुट बना हुआ है, सांस्कृतिक गुट बना हुआ है ओवर द नेशन, संपूर्ण देश में? इलेबोरेट विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ समझाइए। स्टार बना लो, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है। भारत में विविधता, दो चीज़ें तो GS1 के लिए याद करके ही जाना, भारत में विविधताएं और वुमेन्स। ठीक है, आई थिंक इसको समझा दोगे आप। कल्चरल पॉकेट ही तो है। मध्य प्रदेश में जाओगे तो लोग अलग, भाषा अलग, खाना अलग, डांस अलग, सब अलग। एग्जाम्पल बताओ। जैसे माच करके यहाँ का राष्ट्रीय डांस है, नहीं, नाटक है। राई यहाँ का डांस है। ठीक है, गुजरात में जाओ तो याद करने की जरूरत नहीं, गरबा है। कथक कहीं और हो जाएगा, ओडिसी कहीं और हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें। एक फैक्टर मत लेना, 10-15 फैक्टर लो। उतने तो ले नहीं पाओगे, 5 ले लेना। याद नहीं आएगा तो 3 तो ले ही लेना। ठीक, तो सबके बारे में एग्जाम्पल दे दे के बताना है कि क्यों ये एक दूसरे से अलग हैं और क्यों हम हर हिस्से को एक छोटा भारत बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सब क्या है, एक है। ठीक है, अपनी रिस्क पे नागालैंड जाना। ठीक है, जाते भी हो, ध्यान नहीं आता है और लिख दिया तो अब हटा नहीं सकते, काटा पीटी करोगे। तो फिर बता देना कि हाँ 20 से ज़्यादा यहाँ पर ट्राइबल रहते हैं, सबका अपना भोजन का तरीका है, विवाह करने का तरीका है, सांस्कृतिक तरीके, सबके कल्चरल ट्रेडिशंस अलग अलग होते हैं। बस वो चुपचाप बाहर जाना, फुल स्टॉप लगा के। ठीक है, गलती हो गई। फिर वापस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सेफ जोन में रहो। ठीक है, चैलेंज मत देना अपने आप को कि यार मैं उधर जाऊंगा उत्तर पूर्व में तो मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, उस पर मिलेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल आपको लगता है कि नहीं यार ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ऑल ओवर इंडिया बता दो, और थोड़ा बहुत 2-3 लाइन नॉर्थ ईस्ट की भी बता दीजिए। ठीक है, सब आना है उसमें। ड्रेस भी आना है, डांस आना है, फूड आना है, कल्चरल हैबिट्स आना है, एग्रीकल्चर का तरीका अगर याद हो तो आना है। ठीक है, और ये सब के इफेक्ट क्यों होते हैं तो नेचर ऑफ पीपल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, दोनों को मैशअप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया? भारत में महिलाओं के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं? व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया? भारत में महिलाओं के लिए चुनौतियां क्या हैं? अगेंस्ट टाइम, समय के साथ। अगेंस्ट टाइम, समय के साथ का मतलब क्या है? आपको पुराने समय से खींच के महिलाओं को कहाँ लाना है? आज। और हर लेवल में क्या बताना है? चैलेंजेस, चुनौतियाँ। और लास्ट में क्या बताओगे? सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, चैलेंजेस बताओ, क्या क्या समस्याएं पे फोकस किया जा रहा है। तो समस्या अगर आ गई है तो आपको क्या बताना है? अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या पूछा है? सॉल्यूशन पूछा है। सारी समस्याएं बताओ और फिर बता दो सॉल्यूशन मेरी तरफ से ये होंगे। समस्याएं हमने बहुत डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, ये फिर से आ गया एक क्वेश्चन, मतलब हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। ओके, लास्ट क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, वो सब डाल देना, सास बहू के झगड़े, एजुकेशन, हेल्थ, सब 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 जो आप सोचोगे वो सब आ जाएगा इसमें। कुछ भी सोच लेना। ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में छेड़छाड़ हो जाती है महिलाओं के साथ, लिखा। सड़क, हाँ, चलने नहीं दिया जाता, सड़कों पे निकलने नहीं दिया जाता है, चारदीवारी में बंद करके रखा जाता है, ये समस्या। कुछ भी सोचो। पर्दा सिस्टम व्यवस्थित करवाया जाता है, पर्दा सिस्टम, पर्दा व्यवस्था। एजुकेशन के मामले में देखोगे तो जो परसेंटेज होगा मेल फीमेल का वो कम होगा, लिंग अनुपात देखोगे तो वो कम होगा, जॉब देखोगे तो वो भी कम होगा,
एग्रीकल्चर में ज़्यादा है लेकिन पेमेंट कम मिलता है, वेजेस का डिफरेंस हो जाएगा, सब चैलेंजेस। ठीक है, नहीं याद आया तो खिड़की के बाहर झांक लेना, कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा कि अच्छा हाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा चैलेंज। ठीक है, घरेलू काम करने के लिए बाध्य किया जाता है महिला को जॉब करने के बजाय, क्योंकि जब एग्जाम दोगे खिड़की के बाहर देखा तो एक महिला घर के कपड़े सुखा रही होगी, हाँ मिल गया। ठीक है, एक और नया ये आया नया पॉइंट। तो ये चैलेंजेस हैं, सब जगह हैं, इसमें तब वो नहीं है, इस पर तो ऐसे लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, लास्ट क्वेश्चन लिखिए। वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी, हम हमारी स्थानीय पहचान खो रहे हैं। वी आर लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी, हम हमारी स्थानीय पहचान खो रहे हैं। फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, वैश्विक पहचान के लिए। फॉर अवर ग्लोबल आइडेंटिटी, वैश्विक पहचान के लिए। डिस्कस, चर्चा कीजिए। आपसे इसमें क्या पूछा है? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण समाज में प्रभाव क्या क्या आए हैं। तो प्रभाव केवल बुरे बुरे मत लिख देना, अच्छे भी हैं। बुरे क्या है? कल्चरल गैप आ रहा है, कुछ कल्चर कुछ संस्कृति भूलते जा रहे हैं हम। अच्छा क्या है? समेकन, दुनिया भर में एक भाषा का रूप लिया जा रहा है, एक जैसे कपड़े पहने जा रहे हैं। मैकडोनल्ड का एग्जाम्पल मैंने बताया था बहुत पहले, नवरात्रि आती है तो मैकडोनल्ड वेजिटेरियन हो जाता है। ओके, हाँ, मैकडोनल्ड यहाँ पे बीफ वगैरह नहीं देता है, गोमांस, लेकिन विदेशों में देता है। तो इंडिया के कल्चर के हिसाब से विदेशी भी बदल रहे हैं, विदेशी कल्चर के हिसाब से इंडियंस भी बदल रहे हैं, मिक्सिंग हो रही है। क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ड्रेस के मामले में, म्यूज़िक के मामले में, मूवीज़ के बारे में आप लिख सकते हो। जनरल डिस्कशन करो, जितना जनरल क्वेश्चन होगा उतना जनरल डिस्कशन करने की परमिशन आपको रहेगी। जितना एजी या यूनिक क्वेश्चन होगा उसमें आप जनरल डिस्कशन नहीं कर सकते, उसमें आपको थोड़ी सी स्पेशलिटी डालनी पड़ेगी, कुछ विशेष लिखना पड़ेगा। यहाँ आप मूवीज़ के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। वरुण धवन के बारे में मत लिखना बस, ठीक है। तो ये हो गया जीएस का मेंस 1, ठीक।